जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग है वह अध्याय 11 गठबंधन की राजनीति। भारतीय गठबंधन की राजनीति की व्यवस्था में विशेषताएं मुख्यतः हैं। पहला है गठबंधन की राजनीति में गठबंधन में एक दल की प्रधानता। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे भारतीय राजनीतिक गठबंधन में जो गठबंधन होता है उसमें किसी एक दल के नेतृत्व में ही गठबंधन होता है और एक दल का ही उसमें प्रधानता होती है, अर्थात संख्या के आधार पर उसमें बहुमत प्राप्त होता है। हमने देखा भी था कि एनडीए के गठबंधन में बीजेपी का नेतृत्व है और यूपीए में कांग्रेस लीड करती है। उसी तरह विचारधारागत का अभाव, हमारे भारतीय राजनीतिक गठबंधनों में विचारधारा का भी अभाव रहता है। यहाँ जो गठबंधन होता है, कहने को तो यहाँ गठबंधन होता है एक मिनिमम या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत, वो नहीं होता है। इन गठबंधन का मुख्य कार्य होता है सत्ता प्राप्ति। क्या? सत्ता प्राप्ति या विरोधी को हटाना, ये इनका मुख्य कार्य है। विचारधाराएं चाहे मिले न मिले, ऐसा हमने देखा भी था कि 89 में वीपी सिंह की सरकार के समय है जो वामपंथी और भारतीय है जो राष्ट्रीय जनता पार्टी ने या बीजेपी ने जो गठबंधन किया था, कई बार है जो किसी और को हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ये समानता दिखा दी। तो इस तरह से गठबंधन की राजनीति में विचारधारा की जो समानता है, क्या है? समानता का अभाव होता है। तीसरा जो बात है वो गठबंधन की राजनीति में जो मुख्य है, गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता है। अब देखो, गठबंधन की राजनीति में जो गठबंधन होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। वक्त जरूरत या अपनी सत्ता में पहुंच के लिए जो साझा है उसको तोड़ देते हैं। उस गठबंधन को सिर्फ सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम मानते हैं या अपने हित पूर्ति का एक माध्यम मानते हैं। जब उनकी हित पूर्ति नहीं होती है या वो सत्ता की पहुंच से या उनको सत्ता का जो मुख्य लाभ है वो नहीं मिलता है तो गठबंधन टूट जाते हैं। ऐसे कई बार हुआ है जब है जो बीएसपी ने अपना समर्थन वापस लिया हो, मायावती और जयललिता ने समर्थन लिया हो और कभी किसी दल को समर्थन दे दिया, कभी कांग्रेस को दे दिया, कभी बीजेपी को दे दिया, तो इस तरह से ये इनका स्थायित्व नहीं है। फिर जो गठबंधन है वो गठबंधन में स्पष्ट विचारगत धारागत अलगाव का अभाव। गठबंधन में स्पष्ट विचारधारा अलगाव का अभाव। अर्थात जब गठबंधन कर लिया है, क्या कर लिया है? जब गठबंधन हो गया है और वो गठबंधन होने के बाद जिस न्यूनतम कार्यक्रम या साझा कार्यक्रम पर जब सहमति बन गई है, तब भी जो राजनीतिक दल है गठबंधन कर रहे हैं वो राजनीतिक दल उनकी जो मुख्य विचारधारा है उसको छोड़ते नहीं है, उनसे अलगाव नहीं करते हैं। वो उस गठबंधन अपनी राजनीतिक को या अपनी विचारधारा को उस गठबंधन के कार्यक्रमों में साझा करते हैं या उसमें रखते हैं। तो ये जो अलगाव है जब तक नहीं होगा उनकी आपसी विचारधाराएं टकराएगी, गठबंधन का जो कार्य सफल नहीं हो जाएगा। दूसरा बात है कि गठबंधन दलों या सिद्धांतों के बजाय, क्या है? सिद्धांतों के बजाय नेताओं से होता है। क्या होता है? नेताओं के आधार पर के
आधार पर। देखो जी, बात न्यूनतम साझा कार्यक्रम की हो या न्यूनतम विचारों की हो, तब वो एक तो वो विचार नहीं जोड़ते और दूसरा दलों के आधार पर नहीं होता है। उस दल के जो मुख्य नेता हैं उन नेताओं के व्यक्तित्व और नेताओं के विचारों के आधार पर होता है। और नेताओं में तो ये बात सहम आम है कि उनकी ज्यादा हितपूर्ति होती है, जो स्वहित ज्यादा होते हैं, परहित नहीं होते हैं, या फिर सत्ता पहुंच तक एक माध्यम होता है जिससे जो सिद्धांतों पर नहीं होकर नेताओं के आधार पर होते हैं, भले ही वो बेमेल हो। फिर है दल बदल की प्रवृत्ति। दल बदल की प्रवृत्ति। दल बदल की प्रवृत्ति, गठबंधन में भी नेता वक्त जरूरत है जो दल बदल लेते हैं, चाहे वो एनडीए के नेता हो, चाहे यूपीए के गठबंधन के सहयोगी हो। जब उनको अपना सत्ता प्राप्ति है लगती है तो वो दल बदल लेते हैं। हमने देखा, चाहे वो पासवान का लोक दल हो, चाहे वो टीएमसी इसकी ममता बनर्जी का हो, चाहे जयललिता की पार्टी हो, चाहे मायावती की हो, इन्होंने चाहे फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन्होंने जब अपना सत्ता हित देखा, अपने स्वयं के स्वार्थ देखे, तब इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से समय समय पर गठबंधन कर लिए। फिर है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीति। निषेधात्मक आधार पर कुछ ऐसे दल भी हैं जो निषेधात्मक आधार, अर्थात जब जिस दल का गठन होता है तब उसकी जो मुख्य विचारधारा या सिद्धांत होता है उसमें यह तय कर लिया जाता है जब हम इस दल के साथ तो जुड़ेंगे ही नहीं, लेकिन वक्त जरूरत वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन दलों से भी हाथ मिला लेता है। 89 में जब देखा कि ये जो कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना था तो वाम दल और बीजेपी ने गठबंधन करके वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये उनका ऐसा बेमेल था, भारतीय राजनीति का एक पहला ऐसा अवाक या अचंभित करने वाला परिदृश्य था कि साहब ऐसा भी हो सकता है। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना जैसा सांप्रदायिक दल जो कांग्रेस के परंपरागत विचारों वाले हैं, जो साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारों वाला या जो सौदार्थ वाले विचार हैं, उससे उन्होंने अपनी सत्ता के लिए गठबंधन कर लिया। तो ये निषेधात्मक आधार पर भी गठबंधन होते हैं जो भारतीय राजनीति में नए आयाम हैं। और फिर है दबाव की राजनीति। वर्तमान में राजनीति का जो मुख्य परिप्रेक्ष्य है वो स्वहित ज्यादा हो गया है, परहित नहीं होकर स्वहित हो गया है, जिसमें क्षेत्रीय दलों पर राष्ट्रीय दलों का दबाव रहता है कि उनकी सरकार राज्य में है या फिर केंद्र में है तो आपको कई चीजों का सामना करना पड़ेगा और कई उन पर दबाव डाले जाते हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि किस तरह से दबाव की राजनीति में है जो गठबंधन उनकी है जो एक आवश्यकता बन जाती है और आगे जाकर ये गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं बनती हैं। अब हम पढ़ेंगे गठबंधन के बनने के कारण, गठबंधन की सरकारों के बनने के क्या क्या कारण होते हैं, कि कहां जरूरत पड़ती है कि गठबंधन की सरकार बने, या क्यों राजनीतिक दल चाहते हैं कि गठबंधन करके ही हम सरकार बनाएं। गठबंधन की सरकार बनने के कारण भारत में बहुदलीय व्यवस्था है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो गठबंधन के जो अवसर की ज्यादा पैदा हो जाती है। तो पहला है हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था दुनिया में 3 तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था, दूसरी होती है द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था
और तीसरी होती है बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था जैसे चीन में है कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, वे वही राजनीतिक दल है जिसको राजनीति करनी है वो उससे जुड़ना पड़ेगा। कोई समय में रूस में थी, रूस में जो पार्टी थी वो साम्यवादी पार्टी थी, वो साम्यवादी पार्टी बोल्शेविक पार्टी ही थी, कोई राजनीतिक दल नहीं था। इसी तरह द्विदलीय में दो दल होते हैं देश में, उसके अलावा कोई राजनीतिक दल नहीं होता। जैसे अमेरिका में है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसी तरह इसमें इंग्लैंड में भी दो दल हैं, जिसमें एक दल है डेमोक्रेटिक और दूसरी है लेबर पार्टी। तो इस तरह से ये दो दल हैं। लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, अर्थात अनेक छोटे बड़े दल हैं। तो जब ये हो जाता है कि बहुदलीय व्यवस्था में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन करना जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, इस संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुमत के बगैर शासन नहीं कर सकते हो या शासन का संचालन नहीं हो सकता है। तो इस बहुमत को बनाए रखने के लिए गठबंधन या सहयोगियों की है जो ज्यादा जरूरत होती है। तीसरा एक देखने में यह भी आया है कि हमारी जो 16वीं लोकसभा थी, क्या थी? लोकसभा थी। इस 16वीं लोकसभा को कई वर्षों बाद स्पष्ट बहुमत था। क्या था? स्पष्ट बहुमत था 302। कितना था? 302 का स्पष्ट बहुमत था, जो 1985 के बाद किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला था। उसके बाद पहली बार यह था, फिर भी इसने है जो गठबंधन की सरकार बनाई। तो कह सकते हैं कि एक नवीन प्रवृत्ति भी है। फिर है वर्गीय हितों का आधार, वर्गीय हितों का आधार, वर्ग पर जो आधारित राजनीतिक दल हैं उनका हित होता है, इसलिए गठबंधन वो करते हैं क्योंकि उनको उसमें ही ज्यादा लाभ होता है। और वर्गीय हितों की राजनीतिक में वो लाभ लेने के लिए ये गठबंधनों का है जो उसको जरूरत पड़ती है। फिर है कई गठबंधन इतने बड़े होते हैं जिसमें 24 से 25 अनेक राजनीतिक दलों का समावेश होता ही है कि कई बार जैसे एनडीए का 97-98 में जो गठबंधन था उसमें 24 दल थे। अब ये 24 दल में जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल एक एक दो दो सदस्यों वाले शामिल हुए तो उसके देखा देखी अनेक और हो गए, जिसको प्रेरणा मिली कि भाई इतने हो रहे हैं तो एक दो और भी हो जाए। तो इस तरह से ये एक प्रेरणा मिलती है कि बड़े दल शामिल हो रहे हैं या एक सदस्य वाले हो रहे हैं तो क्यों ना 2 या 4 सदस्यों वालों को भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अब गठबंधन की राजनीति से लाभ क्या बता रहे हैं, गठबंधन से लाभ क्या क्या है? तो पहला लाभ तो यह है गठबंधन की राजनीति के कि शासक निरंकुश नहीं हो सकता है, शासन निरंकुश नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, जो बहुमत के आधार पर है और गठबंधन के आधार पर अगर सरकार बनी है तो अगर उसकी विचारधाराओं या असहमति से कोई कार्य होता है तो वो सरकार चली जाएगी। दूसरा है योग्य राजनेताओं को शासन। गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि गठबंधन की राजनीति में ऐसे योग्य नेता भी आ जाते हैं, छोटे दलों के होते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता है। गठबंधन की राजनीति की वजह से अगर उनको मौका मिलता है तो देश का जो शासन है वो अयोग्य हाथों में चला जाता है, जिसकी वजह से आपने कहा पीवी नरसिम्हा राव आया, गठबंधन की वजह से ही आया। एक क्षेत्रीय दल का नेता था, छोटे स्तर का था और लेकिन उसने 5 साल तक देश की सत्ता चलाई और सबसे विद्वान राजनेता के रूप में स्थापित हुआ। आई.के. गुजराल आया था, जिसने विदेश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो इस तरह से फिर गठबंधन की वजह से मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने देश की जो 2006 से लेकर 10 तक जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी उसमें भी हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार में जो योगदान या अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने
का कार्य किया, तो ये गठबंधन की राजनीति की वजह से। फिर सशक्त विपक्ष का निर्माण, सशक्त विपक्ष का निर्माण। विपक्ष बड़ा मजबूत होता है, क्या होता है, इससे विपक्ष भी मजबूत, क्योंकि जब सारे दल सरकार में या गठबंधन में चले जाते हैं तो फिर विपक्ष के लिए भी है जो कुछ दल है जो मजबूती से उसका आधार उठाते हैं। जन समर्थन, व्यापक जन समर्थन, क्योंकि गठबंधन में एक से अधिक दल होते हैं तो अधिक लोगों की सरकार बनती है और उसको मान्यता भी ज्यादा मिलती है और अतिवादी दृष्टिकोण से मुक्ति। गठबंधन की सरकार हो तो जो राजनीतिक दलों के अतिवादी रवैये हैं, अर्थात उसके कठोर जो राजनीतिक या सांप्रदायिक या है जो साम्यवादी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को है जो मान्यता मिलती है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, शिवसेना जैसे कठोर अतिवादी हिंदुत्ववादी संगठन आज मदरसा खोलने की बातें कर रहे हैं, तो ये है जो राजनीतिक अतिवादी दृष्टिकोण से। इसी तरह गठबंधन की राजनीति से कुछ हानियां भी हैं, क्या है, हानियां भी हैं, उन हानियों को भी हमें पढ़ना है। तो पहली हानि है अस्थायी सरकारों का निर्माण, अस्थायी सरकारों का निर्माण। गठबंधन की राजनीति में सरकारें स्थायी नहीं होती है, जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाता है। हमने देखा था कि 85 से लेकर 91 तक है जो 3-4 प्रधानमंत्री हो गए थे, ये अस्थायी सरकारों का परिणाम था। दूसरा हमने देखा था 97-98 में 3 या 4 बार है जो शासन बदला था, तो इस तरह से ये अतिवादी सरकारें, अल्प सरकारें आती हैं। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कमजोर, सिद्धांत कमजोर। जिस दल की प्रधानता होती है सारी जिम्मेवारी उस पर डाल दी जाती है, तो ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भावना कमजोर होती है, जो संसदीय शासन की महत्वपूर्ण है जो बात होती है। कमजोर सरकारें आती हैं, क्योंकि वो अपनी दृढ़ सत्ता से या दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य नहीं कर पाती हैं, तो इस तरह से कमजोर सरकारें भी इसका एक मुख्य कारण होता है। फिर है प्रधानमंत्री की सीमित भूमिका, प्रधानमंत्री अपने आप में एक असीमितता लिए होता है, शासन का सर्वोच्च शासनकर्ता या सरकार का सर्वोच्च नीतिकर्ता होता है, लेकिन गठबंधन की वजह से वो एक नियम और कायदों में या सिद्धांतों में बन जाता है, तो उसकी है जो स्थिति कमजोर हो जाती है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ना, क्षेत्रीय दल हमेशा इनके जो कार्यक्रम होते हैं वो एक क्षेत्र विशेष से जुड़े होते हैं, और गठबंधन की वजह से अगर इनको राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में स्थान मिलता है, तो फिर इस तरह से देश में छोटे दलों का निर्माण होगा, जो छोटी छोटी सोचों तक सीमित होगा, राष्ट्रीय विकास इससे अवरुद्ध होगा, राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान होता है, राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ जाता है और इससे जो राष्ट्रीय सरकारों का मंत्रालयों में तालमेल का अभाव, मंत्रालय क्योंकि गठबंधन के वक्त तय हो जाता है कि कौन सा मंत्रालय किस राजनीतिक दल के पास रहेगा। इस तरह से अगर राजनीतिक दलों के मंत्रालय तय हैं तो दूसरे विभागों में मंत्रालयों का काम नहीं होगा, दूसरे मंत्रालयों का, और उसमें है जो आपसी तालमेल का, विदेश नीति का अभाव, सुदृढ़
विदेश नीति का अभाव। क्योंकि विदेश नीति किसी भी शासनकर्ता की सर्वोच्च पॉलिसी होती है और गठबंधन के दबाव में उस पर दबाव रहता है और वो उसका अभाव रहता है कि एक अच्छी सरकार की एक अच्छी विदेश नीति नहीं होगी तो फिर वो उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी नहीं होगी। स्पष्ट नीति, इस पर कार्य नीति नहीं, कार्य नीति नहीं। क्यों? क्योंकि गठबंधन में कोई चीज स्पष्ट नहीं कर सकते हो तो जनता है जो दुविधा में रहती है और कोई सही कार्य भी नहीं होता, क्योंकि हर कार्य के लिए शासन की या अपने गठबंधन की है जो अनुमति लेना जरूरी होता है और छोटे राजनीतिक दलों को है जो प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह भारतीय राजनीति के जो गठबंधन की धाराएं हैं वो दो हैं, एक तो हमने देखा कि यूपीए है वो कांग्रेस समर्थित है, दूसरी है जो एनडीए है, तीसरी जो राजनीतिक विचारधारा है वो है वामपंथी जो राष्ट्रीय के किसी भी कार्य योजना में शामिल नहीं होता है और वर्तमान में जो एनडीए की सरकार चल रही है।